नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। हुकूमत हिंद ने हज 2021 के लिए मौसूल होने वाली तमाम दरखास्तें मनसूख कर दी हैं। सऊदी अरब की हुकूमत ने इस साल भी कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र बैरूनी ममालिक के आज़मीन को हज की इजाज़त ना देने का ऐलान किया है, जिसके पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत ने तमाम दरखास्तों को मनसूख कर दिया है। कोरोना वायरस के खिलाफ हिंदुस्तान में टीकाकारी जोरों शोर से जारी है और कई मकामात से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसके मनफी असरात का हवाला देकर लोगों ने टीके लगाने से इनकार किया। दरअसल कई लोग टीका लगाने के बाद बीमार हैं और कुछ अमवात की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन मुसद्दिका तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि मौत का सबब वैक्सीन ही थी। अब इस ताल्लुक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये कि मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए तश्कील करदा एक पैनल ने अपनी रिपोर्ट में हिंदुस्तान में वैक्सीन से होने वाली पहली मौत की तस्दीक कर दी है। दरअसल कोरोना वायरस के खिलाफ जारी टीकाकारी के मनफी असरात यानी साइड इफ़ेक्ट्स का पता चलाने के लिए एक सरकारी पैनल AEFI स्टडी कर रहा है। इस पैनल ने टीकाकारी के बाद एक शख्स की मौत की तस्दीक की है। AEFI कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 8 मार्च 2021 को एनाफ्लेक्स के सबब एक 68 साल बुजुर्ग की मौत हुई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को टीका लगाने के बाद काफ़ी संगीन एलर्जी हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। AEFI चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा का कहना है कि टीकाकारी के बाद ये पहली मौत है जो हमने देखी है। जांच के बाद मौत की वजह टीकाकारी के बाद एनाफ्लेक्स होना पाया है। हालांकि कमेटी की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह भी लिखा गया है कि वैक्सीन के फायदे बहुत ज़्यादा हैं। यहां काबिल जिक्र है कि टीका लगाने के बाद मुल्क में कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मुसद्दिका तौर पर इसके लिए टीके को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। टीके के मनफी असरात पर स्टडी करने के लिए AEFI कमेटी ने 31 संगीन मामलों का जायजा लिया था। इसमें से 28 लोगों की मौत हुई, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि उन 28 में से महज एक की मौत टीकाकारी के सबब हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 लोगों को एनाफ्लेक्स यानी वैक्सीन प्रोडक्ट पर मबनी रिएक्शन की शिकायत आई थी। उनमें से 2 लोग अस्पताल में दाखिल होने के बाद ठीक हो गए, लेकिन एक की मौत हो गई। AEFI कमेटी की रिपोर्ट में संगीन मामलों में 31 में से 18 मामले इत्तेफाकी थे और उनका वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं था। 7 मामले गैर यकीनी थे, यानी टीकाकारी के फौरन बाद के हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं है कि ये टीके की वजह से थे। 3 मामले वैक्सीन प्रोडक्ट पर मबनी थे, जबकि 2 मामले अनकैटेगराइज थे, यानी अहम जानकारी उसकी दस्तयाब नहीं है। वहीं एक मामला एंग्जाइटी से मुतालिक रिएक्शन था, जिसे एनाफ्लेक्स कहा जाता है और वैक्सीन लेने के आधे घंटे के अंदर जिस्म में हुए रिएक्शन के तौर पर माना जाता है। दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने मंगल के रोज से कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए 6 से 12 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। इससे पहले एम्स दिल्ली ने 12 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन की पहली डोज का ट्रायल पूरा कर लिया था। इसके लिए बच्चों के सिलेक्शन का प्रोसेस 7 जून को शुरू हुआ था। हफ्ते के रोज तक जिन बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है वो पूरी तरह सेहतमंद हैं। डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। 6 से 12 साल के बच्चों के बाद एम्स दिल्ली 2 से 6 साल के बच्चों पर ट्रायल करेगा। ये ट्रायल मुल्क भर के 525 सेंटर्स पर होंगे। इनमें 175 बच्चों के 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहले ग्रुप में 12 से 18 साल के 175 बच्चे हुए, दूसरे ग्रुप में 6 से 12 साल के 175 और तीसरे ग्रुप में 2 से 6 साल के 175 बच्चों को शामिल किया जाएगा। इससे पहले 12 मई को 2 से 18 साल के बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दी गई थी। यह मंजूरी DCGI की एक्सपर्ट्स टीम SEC की सिफारिश के बाद दी गई थी। यह हिंदुस्तान का पहला टीका होगा जो बच्चों को लगाया जाएगा। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार की है। इसे मुल्क में 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को दिया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा है कि लोगों का घर घर वैक्सीनेशन नहीं कराया जा सकता, क्योंकि मौजूदा कौमी गाइडलाइंस इसकी इजाज़त नहीं देती हैं। कुछ रियासती हुकूमतों और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, खास करके अर्बन एरियाज़ में, उन्होंने मरकज़ के गाइडलाइंस की अनदेखी करते हुए
खास कैटेगरी के शहरियों के लिए घर घर वैक्सीनेशन किया है, लेकिन कौमी पॉलिसी के तहत इस तरह की मुहिम चलाना मुमकिन नहीं है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट में यह बात कही। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच ने मरकज से जवाब तलब किया था। कोर्ट ने जानना चाहा था कि बीएमसी ने बुजुर्गों और फिजिकली हैंडीकैप के लिए घर घर वैक्सीनेशन की इजाजत मांगी थी, उस पर क्या फैसला हुआ। एसएसजी सिंह इसी का जवाब दे रहे थे। सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासतों को सिर्फ सलाह दे सकती है, इसीलिए मरकज ने घर घर वैक्सीनेशन कर रहे केरल, ओडिशा, झारखंड जैसी रियासतों को मुहिम वापस लेने के लिए नहीं कहा। हालांकि मरकज वक्त वक्त पर अपनी पॉलिसी में सुधार करता रहा है। मुमकिन है मुस्तकबिल में कभी घर घर वैक्सीनेशन मुहिम की इजाजत दी जाए, लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं है। दुनिया भर में कोरोना के मामले कम होने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 3,347 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 6,672 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई। रोजाना अमवात का यह आंकड़ा पिछले 85 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 21 मार्च को 6,298 लोगों की मौत हुई थी। वहीं इजराइल में कोरोना के घटते मामलों के बीच मास्क पहनने की जो पाबंदी थी उसमें ढील दी जाने लगी है। मंगल के रोज से वहां इंडोर में मास्क पहनना कंपलसरी नहीं होगा। यहां बीते दिन कोरोना के सिर्फ 24 मामले सामने आए थे और एक भी मौत नहीं हुई। दुनिया में अब तक 17 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 38 लाख 27 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16 करोड़ 12 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी। फिलहाल 1 करोड़ 26 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 59,958 मुतासरीन की पहचान हुई। यह आंकड़ा पिछले 76 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 30 अप्रैल को 53,237 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि कोरोना से होने वाली अमवात अब भी तशवीश बढ़ा रही है। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 2,732 मुतासरीन ने जान गंवाई। हालांकि थोड़ी राहत देने वाली बात यह है कि इस दौरान 1,17,232 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 60,056 की कमी हुई है। एक भय का वातावरण क्रिएट किया गया हुआ, वह यह है कि एक स्थाई पर लगा कि हमारे बच्चे, हमारे युवा, वह बहुत अधिक संख्या में सेकेंड वेव में पॉजिटिव आए हैं। और उसी से लिंक एक इशू ये बनाया गया कि हो सकता है अगर कभी थर्ड वेव आती है तो तब हमारे बच्चे उसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उसमें ज्यादा इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसी मंच के द्वारा तकनीकी स्थाई पर काफी डिटेल में इस विषय पर एक्सप्लेन किया गया है कि बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उनका जो सीवियरिटी है वह कम रहती है। लेकिन क्योंकि बच्चे अवेलेबल हैं एज ए ससेप्टेबल पॉपुलेशन टू बी इन्फेक्टेड, तो अगर घर के बड़े भी बाहर जाते हैं और बाहर जाकर वह इन्फेक्ट होकर घर में बच्चों के साथ मिलते हैं, प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं कर सकते, तो बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए भय के वातावरण की जरूरत नहीं है। जरूरत है बच्चों को अवेयर करना, जरूरत है समाज में हर फैमिली को अवेयर होना। इसी विषय में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अगर आप देखें जो हमारा युवा पॉपुलेशन यानी 21 से 30 साल, 31 से 40 साल और 41 से 50 साल के जो हमारा युवा वर्ग है, तो अगर पिछले साल उसमें 21.21%, 21.23% एंड 17.3% इन डिफरेंट एज ग्रुप में केसेस आए, तो उसी के समानांतर हमने देखा है कि इस बार की वेव में भी 22.49%, 22.7% एंड 17.26% यानी कि उसी अनुपात में इन्फेक्शन उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में नोट किया गया। इसी तरीके से अगर हम चाइल्ड ग्रुप को नोट करें तो जैसे 1 से 10 साल में पिछले साल करीब 3.28% केसेस में इंफेक्शन पाया गया, उसी के अनुपात में सेकेंड वेव में 3.05% पाया गया। साथ ही 11 से 20 वर्ग में अगर हम देखें कि 8.03% लोग इन्फेक्ट हुए, तो उसी के प्रोपोर्शन में 8.57% पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की सेकेंड वेव। कोरोना वायरस की शुरुआत को लेकर दुनिया भर के निशाने पर आए चीन ने अब अपने बचाव में बात करना शुरू कर दिया है। कोरोना की शुरुआत को लेकर सबसे ज्यादा बहस चीन की वुहान लैब के साइंटिस्टों ने दुनिया के इल्जामात को
बेबुनियाद बताया। चीन की बैट वुमन के नाम से मशहूर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डिप्टी डायरेक्टर शी झैंगली ने कहा है कि दुनिया मासूम साइंटिस्ट पर बिना किसी बुनियाद के कीचड़ उछाल रही है। वुहान लैब से कोरोना वायरस की शुरुआत का दावा बेबुनियाद है। मैं किसी ऐसी चीज के लिए सबूत कैसे पेश कर सकती हूं जहां कोई सबूत है ही नहीं। चीन की टॉप वायरोलॉजिस्ट झैंगली ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि वुहान में उनकी लैब के बारे में लगाई जा रही अटकलें बिल्कुल गलत है, उनमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। झैंगली वही साइंटिस्ट हैं जिन पर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में चमगादड़ पर लापरवाही से रिसर्च करने का इल्जाम लगाया गया था। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्हीं की लापरवाही की वजह से पूरी दुनिया में कोरोना फैला। हाल ही में अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि वुहान लैब से कई साइंटिस्ट अक्टूबर-नवंबर 2019 में कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। अगर ये साइंटिस्ट शुरुआत में ही मुतासिर हुए थे तो इससे वायरस के पैदा होने की जगह का पता लगाया जा सकता है। हालांकि रिपोर्ट के बाद चीन ने बहुत सख्त रिएक्शन देते हुए इसे खारिज कर दिया था। हाल ही में अमेरिका के 18 साइंटिस्टों के ग्रुप ने कोरोना की शुरुआत की गहराई से जांच करने की मांग रखी थी। उनका मानना है कि वायरस लैब से ही लीक हुआ। ये सभी साइंटिस्ट सार्स फैमिली के वायरस के सिलसिले में स्टडी कर रहे हैं। इस ग्रुप की क़यादत कर रहे वायरोलॉजिस्ट जेसी ब्लूम के मुताबिक यह स्टडी WHO की टीम के पहुंचने तक चल रही थी, इसलिए टीम को लैब की जांच नहीं करने दी गई। जांच का दिखावा जरूर किया गया। इस बीच कोरोना की शुरुआत के बारे में जानने के लिए अमेरिका ने कोशिशें तेज कर दी हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अमेरिकी जांच एजेंसी को इसकी बारीकी से जांच करने के लिए कहा है। उन्होंने इस जांच की रिपोर्ट 90 दिनों के अंदर मांगी है। बाइडेन ने जांच एजेंसियों को चीन की वुहान लैब से वायरस निकलने के अंदेशे को लेकर भी जांच करने को कहा। उन्होंने जांच एजेंसी से कहा है कि यह वायरस जानवर से फैला या किसी लेबोरेटरी से, इस बारे में वजाहत के साथ जांच की जानी चाहिए। फौज ने मंगल के रोज फौजी जवानों को खिराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने साल गुज़िश्ता इसी दिन मशरकी लद्दाख की गलवान वादी में हकीकी कंट्रोल लाइन पर चीनी फौज के साथ टकराव के दौरान कुर्बानियां पेश की थी। दिफाई तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान मौसवी ने मंगल के रोज अपने एक बयान में कहा कि फायर एंड फ्यूरी कोर ने साल गुज़िश्ता आज ही के दिन यानी 15 जून को गलवान वादी में शहीद होने वाले जवानों को पहली बरसी के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि साल गुज़िश्ता इसी दिन चीनी फौजी के हमले में 20 जवानों ने मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियां पेश की थी और चीनी फौज को भी जबरदस्त नुकसान से दो चार कर दिया था। मौसूफ तर्जुमान ने कहा कि इस मौके पर फायर एंड फ्यूरी कोर के COS मेजर जनरल आकाश कौशिक ने लेह में कायम वॉर मेमोरियल पर फूलमाला चढ़ाकर उन बहादुर जवानों को खिराज पेश किया। उनका कहना था कि कौम उन बहादुर जवानों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी और मशकूर रहेगी, जिन्होंने कठिन हालात में लड़कर मुल्क की खिदमत में कुर्बानियां पेश की। बता देंगे साल गुज़िश्ता माह में ही मशरकी लद्दाख में हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान और चीन की फौज के दरमियान टकराव हुआ था। बाद अज़ां 15 जून को चीनी फौज ने हिंदुस्तानी फौजी जवानों पर हमला किया था, जिसके नतीजे में कम से कम 20 फौजी जवान शहीद हुए थे। इस वाक़े के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बिगड़ गए थे और हिंदुस्तान में चीनी मसनूआत के बाइकआउट के लिए आवाज़ें बुलंद हुई थी। इसके अलावा कई जगहों खासकर सूबे जम्मू में लोगों ने चीन के खिलाफ एहतजाज भी दर्ज किया था। जब पर्वत पे ललकारा दुश्मन जाग उठा वो वीर, खून का टीका पहना था जो अपना सीना चीर। वो है गलवान के वीर, वो है गलवान के वीर, भारत माँ के अमर सपूतों है गलवान के वीर। सरहद पर जब छाया बादल, वक्त पड़ा मुश्किल,
फिर गया था दुश्मनों से अपना शेर दिल। लगिया जान की बाजी यारा, खून से लथपथ कोई मर मिटा पर मार गिराया दुश्मन जो भी होवे। वो है गलवान के वीर, वो है गलवान के वीर, भारत माँ के अमर सपूतों है गलवान के वीर, है गलवान के वीर, है गलवान के वीर। अब तैनात हजारों आंखें सरहद पर हरदम, देश की करते हैं हिफाजत मरते दम तक हम, मरते दम तक हम, मरते दम तक हम। आएगी जब जब आंधियां, हम हैं बस तैयार। कंधे से मिला जब कंधा हर मुश्किल हो पार, हिंदुस्तान के शेर बहादुर फौलादी अभिमानी, भूलेंगे हम कभी न उसकी वो अमर कुर्बानी। मरकजी हुकूमत ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लागू करने के सिलसिले में दिल्ली हुकूमत के दावों को ख्याली बताया। मरकज के मुताबिक मामले में दिल्ली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया है। मरकज के मुताबिक मुल्क की 86% आबादी को स्कीम के तहत लाया गया है। अब तक 4 रियासतों आसाम, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और दिल्ली को छोड़कर सभी रियासतें इससे जुड़ चुकी हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने माइग्रेंट वर्कर्स के माइग्रेशन को रोकने के लिए उन्हें रिहैबिलिटेशन और मदद के सिलसिले में ये नोट लिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान 11 जून को अदालत ने कहा था कि सभी रियासतों को वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम पर अमल करना चाहिए। कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से भी रियासतों की स्कीम्स को जोड़ने के मुद्दे पर जवाब मांगा था। मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। इसमें बताया गया कि दिल्ली हुकूमत ने ये स्कीम सिर्फ एक महदूद सर्कल के लिए लागू की है, जबकि स्कीम को अब तक पूरी तरीके से लागू नहीं माना जा सकता जब तक कि मरकज की जानिब से 2000 EPOS मशीनों के जरिए पूरी रियासत में राशन सप्लाई ना होने लगे। 2012 में हुए केरल के 2 मछुआरों के कत्ल के केस को सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज कर दिया है। 9 साल पुराना ये मामला बेहद दिलचस्प था। इसमें इटली के 2 बहरिया के अफसर मुलजिम थे, जिन्हें बचाने के लिए इटली की हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इस वाक़े के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ये बहरिया के 2 अफसर एक बार इटली जाकर वापस भी लौटे, लेकिन दूसरी बार जब इटली गए तो वहां की हुकूमत ने उन्हें वापस भेजने से इनकार कर दिया था। कार्रवाई से नाराज इटली ने एक बार अपने एम्बेसडर को हिंदुस्तान से वापस भी बुला लिया था। दरअसल 15 फरवरी 2012 को केरल के 2 मछुआरे अजीश पिंकू और जिलेस्टाइन केरल के अंबालापुझा साहिल के करीब समुद्र में मछली पकड़ने पहुंचे। यहां उनकी जो बोट थी वो सिंगापुर से इजिप्ट जा रहे इटली की ऑयल शिप एनारिका लेक्सी के नजदीक आ गई। शिप में 34 क्रू मेंबर थे, जिनमें से 19 हिंदुस्तानी थे। शिप पर इटली के 2 बहरिया के अफसर मौजूद थे। दोनों ने मछुआरों को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। इस वाक़े का पता चलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड ने शिप को अपने कब्जे में ले लिया था और 17 फरवरी को शिप कोची लाई गई थी। 19 फरवरी को केरल पुलिस ने इटली के दोनों फौजियों को गिरफ्तार कर लिया था। 22 फरवरी को इटली की हुकूमत ने इंटरनेशनल लॉज का हवाला देते हुए केरल हाई कोर्ट से केस खत्म करने की अपील की। इटली की हुकूमत ने मछुआरों के अफराद खानदान से 1-1 करोड़ रुपए में समझौता कर लिया था, लेकिन कोर्ट ने उसे मानने से इनकार कर दिया। 2 मई को जहाज को जाने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन जो मुलजिमीन थे उन्हें हिंदुस्तान में ही रखा गया। ये मामला काफ़ी लंबा चला। उसके बाद इटली की हुकूमत ने 6 करोड़ की बैंक गारंटी थी। बाद में पूरा मामला 10 करोड़ के मावजे पे सेटल किया गया। इसमें इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल को भी इन्वॉल्व किया गया था।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह के दिल्ली में वाक़ घर पर कुछ अनआइडेंटिफाइड लोगों ने तोड़फोड़ की। संजय सिंह ने इल्जाम लगाया कि यह हमला राम मंदिर ट्रस्ट के जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। संजय सिंह ने कहा कि ट्रस्ट ने राम मंदिर से जुड़ी एक जमीन को काफी ऊंचे दामों पर खरीदा था। उन्होंने उस जमीन की डील की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग भी की थी। संजय सिंह ने कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं और वो राम के नाम पर किए जा रहे घोटालों को उजागर करना जारी रखेंगे। मैं इस वक्त अपने नॉर्थ एवेन्यू के आवास पर हूं और मेरा आवास महामहिम राष्ट्रपति जी के भवन के 100 मीटर की दूरी पर है और यहां पर अभी मेरे घर पे हमला हुआ है। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से, आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। ये 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान है, ये करोड़ों उन राम भक्तों का अपमान है जिन्होंने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया है। और अगर उस चंदे में चोरी हो रही है तो बार बार उस सवाल को उठाऊंगा और चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, ये कार्रवाई होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए लोगों की घर वापसी रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। हालांकि पार्टी की यह कोशिश नाकाम होती दिख रही है। बंगाल असेंबली में अपोजिशन लीडर शुभेंद्र अधिकारी ने पीर की शाम राजभवन में पार्टी एमएलएस के एक डेलीगेशन के साथ गवर्नर जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। इस दौरान करीब 24 एमएलएस ने मीटिंग से दूरी बनाए रखी। तभी से अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं अब बंगाल बीजेपी में टूट तो नहीं होने जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी कायदीन के इजलास का मकसद गवर्नर को रियासत में हो रहे तशद्दुद और दूसरे वाकयात की जानकारी देना और दीगर अहम मामलों पर बातचीत करना था, लेकिन बीजेपी के 74 में से 24 एमएलए शुभेंद्र के साथ नहीं आए। ऐसे में पार्टी से रिवर्स माइग्रेशन की अटकलें शुरू हो गई थी। इसकी वजह यह भी मानी जा रही है कि सभी बीजेपी एमएलए शुभेंद्र को कायद के तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के कई एमएलए तृणमूल के संपर्क राब्ते में है। माना जा रहा है कि कई बीजेपी एमएलए वापस तृणमूल कांग्रेस में जा सकते हैं। पिछले हफ्ते मुकुल राय तृणमूल में वापस लौट आए थे। माना जा रहा है कि राजीव बैनर्जी, दीपेंद्र विश्वास और शुभेंद्र राय समेत कई दीगर कायदीन भी राय के पीछे पीछे घर वापसी कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी के घर यानी एंटीलिया के बाहर से बरामद हुई धमाकों से भरी स्कॉर्पियो मामले में एनआईए ने आज 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई के मलाड के कुरार गांव से पकड़े गए इन लोगों पर इस मामले में गिरफ्तार साबिक एपीआई सचिन वजह तक जिलेटिन की छड़ें पहुंचाने का इल्जाम है। गिरफ्तार किए गए दोनों मुलजिमीन संतोष शेलार और आनंद जाधव को मंगल के रोज मकामी एनआईए कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत ने उन्हें 21 जून तक के लिए एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। स्कॉर्पियो बरामदगी मामले में एनआईए ने यह 7वीं गिरफ्तारी की है। इससे पहले सचिन वजह, रियाज काजी, साबिक इंस्पेक्टर सुनील माने, साबिक कांस्टेबल विनायक शिंदे और क्रिकेट बुकी नरेश गोरे को अरेस्ट किया गया था। एनआईए जराये की माने तो उन्हें मनसुख हिरेन के कत्ल में भी संतोष शेलार और आनंद जाधव का हाथ होने का शक है। हालांकि अभी तक सरकारी तौर पर यह बात सामने नहीं आई है। 25 फरवरी को साउथ मुंबई के पैडर रोड में वाक़ एंटीलिया से 300 मीटर की दूरी पर धमाकों से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी मिली थी। कार में 20 जिलेटिन की छड़ें और एक धमकी भरा लेटर बरामद हुआ था। 5 मार्च को इसका मालिक मनसुख हिरेन की लाश रेती बंदर की से बरामद हुई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र एटीएस ने इसमें कत्ल का मामला दर्ज किया और 2 लोगों को अरेस्ट किया था। इसके बाद इस केस में एनआईए की एंट्री हुई और 13 मार्च को सचिन वजह को अरेस्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग के जय श्री राम ना कहने पर उनकी पिटाई करने और दाढ़ी काटने के मामले को लेकर अब वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी पर पलटवार किया है। योगी ने राहुल के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि राम के सच्चे भक्त ऐसा काम नहीं कर सकते। योगी ने जवाब देते हुए कहा कि प्रभु श्री राम की पहली सीख सत्य बोलना यानी सच बोलना है।
योगी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में नहीं किया। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस की सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। यूपी की जनता को अपमानित यानी बेइज्जत कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। इससे पहले राहुल गांधी गाजियाबाद के वाकये का जिक्र करते हुए योगी पर निशाना साधा था। राहुल ने लिखा था कि मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी करतूत इंसानियत से कोसों दूर है और समाज मजहब दोनों के लिए शर्मनाक है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें कुछ लोग एक बुजुर्ग की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग का इल्जाम है कि जय श्री राम ना कहने पर उनकी पिटाई की गई और दाढ़ी काट दी गई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बाकी की तलाश की जा रही है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर सहाफी सुलभ श्रीवास्तव कत्ल केस की तफ्तीश सीबीआई से कराने का मुतालबा किया। प्रियंका गांधी ने मंगल के रोज वजीर आला को लिखे गए खत में कहा कि सुलभ श्रीवास्तव ने पुलिस को तहरीर दी थी कि शराब माफिया गैर कानूनी शराब से मुतालिक उनकी खबरों से नाराज है, लिहाजा वो अपने और अपने कुंबे की तहफ्फुज के हवाले से परेशान है, लेकिन उनकी दरखास्त पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि रियासत में शराब माफिया और इंतजामिया के माबीन गठजोड़ है और इसी गठजोड़ के सबब शराब माफिया बिला खौफ व खतर जराइम का इर्तिकाब कर रहा है और इंतजामिया उनके खिलाफ आने वाली किसी भी शिकायत पर तवज्जो नहीं दे रहा है। उन्होंने इस सारे मामले की सीबीआई से तफ्तीश करने का मुतालबा किया है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी ने अपने खत में लिखा कि एक एबीपी न्यूज के सहाफी सुलभ श्रीवास्तव की 13 जून की रात को जिले प्रतापगढ़ में मशकूक हालत में मौत हो गई थी। वो एक न्यूज कवर करने के बाद घर लौट रहे थे। इत्तलात के मुताबिक वो एक ईंट भट्टे के करीब मुर्दा हालत में पाए गए थे। उनके सर पर चोटों के गहरे निशान थे। वजीर आला को लिखे गए खत में प्रियंका गांधी ने लिखा कि रियासत में मुतअद्दिद मकामात पर जहरीली शराब से होने वाली अमवात की इत्तलात आ रही हैं। अलीगढ़ से प्रतापगढ़ तक जहरीली शराब की वजह से सैकड़ों अफराद की मौत हो चुकी है। ऐसी सूरत हाल में किसी सहाफी को शराब माफिया की तरफ से धमकी दिए जाने से जाहिर होता है कि रियासत में कानून की हुक्मरानी खत्म हो चुकी है। हिंदुस्तानी कानूनों को ताक पर रखकर मुल्क से फरार होने वाला पीएनबी घोटाले का मुलजिम मेहुल चौकसी मेंटल टेंशन और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से जूझ रहा है। उसकी तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब वो डोमिनिका की कोर्ट में पेशी भी अटेंड नहीं कर रहा है। डोमिनिका में गैर कानूनी तरीके से घुसने के मामले में 14 जून को चौकसी की पेशी थी। वो पेशी पर नहीं पहुंचा। उसके वकील ने कोर्ट को बताया कि मेहुल चौकसी की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से वो कोर्ट नहीं आ सकता। चौकसी के वकील ने कोर्ट को उसका मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया। खास बात यह है कि सर्टिफिकेट डोमिनिका चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल ने जारी किया। पिछले 2 हफ्तों से इस अस्पताल में ही चौकसी का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तानी टीम के साबिक कप्तान और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के सरबराह राहुल द्रविड़ श्रीलंका दौरे के लिए कोच होंगे। हिंदुस्तानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया यानी बीसीसीआई ने पहले ही श्रीलंका दौरे के लिए 20 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कप्तानी शिखर धवन को दी गई है। हालांकि कोच का ऐलान नहीं किया गया था। एक इंडियन एक्सप्रेस ने बीसीसीआई सदरनशीन सौरव गांगुली के हवाले से खबर दी है कि राहुल द्रविड़ श्रीलंका दौरे के लिए कोच होंगे। ये दूसरी बार होगा जब वो बतौर कोच सीनियर टीम इंडिया से जुड़ेंगे। इससे पहले 2014 में इंग्लैंड दौरे पर द्रविड़ हिंदुस्तानी टीम के बैटिंग कंसल्टेंट थे। वो इंडिया अंडर 19 और इंडिया ए टीम को भी कोच कर चुके हैं। हिंदुस्तान की मेन टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने के लिए इंग्लैंड में है। विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया को 18 से 22 जून के बीच साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलना है। उसके बाद टीम इंग्लैंड में ही रुक जाएगी और अगस्त सितंबर में इंग्लैंड के साथ होने वाले 5 टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारी करेगी। वहीं श्रीलंका के साथ वनडे और T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने अलग टीम भेजने का फैसला किया है। हिंदुस्तानी टीम को कोलंबो में पहले 13 जुलाई से 18 जुलाई के बीच 3 वनडे मैच की सीरीज और 21 से 25 जुलाई के बीच 3 T20 मैच की सीरीज खेलनी है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।